बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम चैप्टर 4 के वाले एक्सरसाइज 4 हम कर रहे थे, जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स और कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। इससे क्या मुराद होती है कि हम किसी सिस्टम को ये देखें कि क्या उसका सलूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और फिर उसके लिए मखसूस स्पेशल जो एक प्रोसीजर होगा उसमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा उसको हम विजुअलाइज करेंगे। तो मैंने ये लिखा है कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहली बात यह है कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, किसको हम कह सकते हैं। एक सिस्टम जो हमें इक्वेशंस का मौजूद होगा Ax इक्वल टू बी, तो कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है इफ़ इट्स सोल्यूशन एग्जिस्ट, या सेकंड वे कि हमारे पास नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं और नंबर ऑफ जो इक्वेशंस हैं अगर वो इक्वल होते हैं तो ऐसे सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। और कंट्रेरी टू दिस, इसके अपोजिट अगर हम जाएंगे तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये चीज़ या कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं करेगी, ये सर्टनली उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसको आप इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। तो इस सिलसिले में चंद एक पॉइंट्स हैं जो आपके चैप्टर में से सम टाइम हमें उनको अप्लाई करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। नंबर 1 ये है कि इफ़ द नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स वेरिएबल्स जो आपके पास होंगे, दैट इज़ m इज़ इक्वल टू n। अगर आपके पास ये तादाद जो है वो बराबर है तो मैट्रिक्स A जो है इसके साथ जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनता है वो नॉन सिंगुलर होगा। देन सच सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। तो फिर ऐसे सिस्टम का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, द सिस्टम Ax इक्वल टू बी ऑफ m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स हैज़ अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। बड़ी क्लियर कंडीशन है कि अगर ए का रैंक, ए के रैंक से मुराद एक राइट साइड वाला बी मैट्रिक्स या वो नहीं शामिल होगा, अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक दोनों आपस में बराबर हैं तो ऐसे सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और इसके साथ सम ऑथर्स जो हैं वो नंबर ऑफ अननोन्स भी कहते हैं, वो भी उतने होने चाहिए जितना आपके पास वो हो। सेकेंड इस लास्ट, इसकी अगली कंडीशन जो है कि द सिस्टम Ax इक्वल टू बी हैज़ इन्फिनिट, या इसको सेवरल नंबर ऑफ सोल्यूशन भी बोलते हैं, हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशंस। यूनिक नहीं होंगे, यूनिफाइड नहीं होंगे। इफ़ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, कि इसमें से हम क्या देखेंगे, डायरेक्टली ये देख लिया करेंगे कि ए का जो रैंक है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं उनके मुकाबले में छोटा है। ए का रैंक जो है अगर वो नंबर ऑफ अननोन से स्मॉलर है देन ऐसे सिस्टम के हमारे पास मल्टीपल और इन्फिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे होमोजेनियस सिस्टम की। होमोजेनियस सिस्टम जो होता है Ax इक्वल टू 0 इन n इक्वेशंस एंड n अननोन्स हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कैसा रखता है, ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपके पास जितने सारे के सारे वेरिएबल जो होते हैं वो इक्वल टू 0 होते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है वो कैसा है आपने चेक कर लेना है, ऐसे सिस्टम का मैट्रिक्स बनाएं, उसका डिटर्मिनेंट निकालें, अगर सिंगुलर है तो आप कह देंगे कि इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और अगर वो नहीं 0, इसी के साथ ऐड करेंगे कि अगर ये सिस्टम जो है इसका जो मैट्रिक्स है वो आपके पास है, इसमें तो नॉन सिंगुलर है। तो अगले में पॉइंट में क्या है कि m होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सिस्टम होमोजीनियस इक्वेशंस का है जिसके अंदर m इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं, हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। कि आपके पास जो है हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है, अदर दैन 0। तो फिर आपके पास ये करना होगा कि अगर रैंक ऑफ ए जो है वो निकालें और वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के मुकाबले में छोटा हो तो फिर क्लियरली हम कह सकेंगे कि ये आपके पास इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज
x1 minus 2x2 minus 7x3 plus 7x4 4 is equal to 5 minus x1 plus 2x2 plus 8x3 minus 5x4 is equal to minus 7 3x1 minus 4x2 minus 17x3 plus 13x4 is equal to 14 2x1 minus 2x2 minus 11 and plus 8x4 is equal to 7. So now solve it. सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखा, तो लेफ्ट साइड पे जितने हैं वेरिएबल उनका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, दरमियान में डॉट लाइन कभी खींचेंगे या सीधी सॉलिड लाइन खींच सकते हैं जो ये शो करते हैं कि ये पार्टीशन है, ये बी वाली चीज़ है और ये है, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये मैट्रिक्स ए होता है और ये बी होता है। ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमने इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बिकॉज हम रैंक देखना चाहते हैं। और ये आप सोचते हैं कि क्यों एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे पास हमने उसका ए का रैंक निकालना है, और रैंक निकालने की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर ऑफ जो नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं एचेलॉन फॉर्म। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 1 है, इसको मैंने 0 बनाना है, क्या करूँगा R2 में R1 ऐड करेंगे, ऐसे R1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, R3 में माइनस करेंगे, फिर R1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और R4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही कुछ स्टेप्स जो है लिखे हैं। ये सारा काम कराने के बाद ये आपके पास रिज़ल्ट बन जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास ये कोशिश होनी चाहिए कि ये वाला जो 2 है इसको किसी तरह से 1 लेके आना है, और 1 लेके आने के लिए उसने कहा कि R1 और R4 को आपस में ऐड कर दें, R1 एंड R4, ये क्या हो जाएगा -2 एंड 2 0 हो जाएगा, ठीक है। और R3 माइनस R2 कर लें, R3 माइनस R4, तो ये 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा। ये एक उसने ऑपरेशन अप्लाई किया। नेक्स्ट R24, इसका मतलब है कि सेकेंड रो को R2 रो को आपने इंटरचेंज करना है किसके साथ, R4 के साथ। तो ये होता है बाय इंटरचेंजिंग द 2 रोज, तो इन 2 रोज को आपस में चेंज करेंगे, और 1 0 -4 1 0 2 3 -6। सो इन दिस वे, और लास्ट पे आप देखें आपके पास उसने कहा कि R2 जो है जिसके अंदर ये 2 आ रहा था, इसको यानी ये वाली जो चीज़ है इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ 1 बन गया, और फिर क्या किया है 1 0 0 हो गया, 0 1 हो गया। यहाँ पे देखें 1 आना चाहिए, नीचे वाली चीज़ 0 बननी चाहिए, तो R4 से R3 निकाल दें। ये देखें मैं दोबारा फोकस कर रहा हूँ, R3 में 1 है और नीचे R4 में 1 है, तो यहाँ पे 1 आ चुका है, इसका मतलब नीचे वाला 1 नहीं होना चाहिए, इसको हम 0 बनाएंगे, तो वो क्या है माइनस कर दें। तो ये मुख्तलिफ वेज़ हैं, मुख्तलिफ आपके पास अपनी एक स्ट्रैटजी, एक अपनी आपकी सेंस होगी कि आप किस तरीके से मुख्तलिफ स्टेप्स करने के साथ साथ उसको पहला जो एलिमेंट है वो आपने 1 बनाना है, जैसे कि फिर सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट 1 है, देन थर्ड में जाएंगे, और इस तरह सम टाइम मुख्तलिफ चीज़ें जो है आपस में कभी रोज़ इंटरचेंज करेंगे, कभी उसको प्लस माइनस किया जाएगा। सो एट द लास्ट आपके पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हमने देखा कि ए का रैंक का मुराद है कि ये आपने ये चीज़ छुपा लेनी है, ये ए के रैंक के लिए। अब इसमें सारी की सारी ज़ीरोज़ हैं वो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। नॉन ज़ीरो रोज़ का मतलब है कि इसमें कोई ऐसी रो नहीं है जिसके सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरोज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ भी 0 आ जाता तो ये पूरी रो 0 0 वाली हो जाती, तो फिर ए का रैंक 3 बन जाता। लेकिन अब रैंक कितना है, 4 है, और ए बी को शामिल करेंगे फिर भी 4 है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं वो भी आपके पास जो है वो 4 आ जाएंगे। सो इसका यूनिक सोल्यूशन जो है, देन द यूनिक सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, और यूनिक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो फॉर दिस आपके पास जो है वो क्या करना है, यूजिंग ये जो मैं कर रहा हूँ आपने ऐसे लिखना है, यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, सबसे पहले इस एलिमेंट पे आएंगे, ये 1 पे, ये x1 का कॉलम, ये x2 का कॉलम, x4 इज इक्वल टू -1, फिर यहाँ पे जाएंगे x3 + 2, x4 इज इक्वल टू -2, x4 की यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, ये वैल्यू, और फिर इस तरह हमें x3 मिल जाएगा। x3 की वैल्यू जो आपके पास निकलेगी, सो दिस इज इक्वल टू 0 आपके पास निकल रहा है। इसी तरह से
फिर प्रीवियस। तो प्रोसीडिंग रोज में आपके पास लास्ट वाली रोज से पिछली रोज की तरफ जो जाने का अमल है, जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसको आप क्या कहते हैं? बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अल्टीमेटली जब x2 x3 भी मिल जाएगा तो x1 में आप वैल्यूज़ लगाएंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने से हमारे पास x1 की वैल्यूज़ जो है वो आ जाएगी। सो एट द लास्ट मैं लिख सकता हूँ x4 x3 x2 x1। इन दिस वे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व है।